धरती के 10,000 मीटर नीचे आखिर क्या है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सोवियत संघ ने कूला प्रायद्वीप पर एक वैज्ञानिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन जब ड्रिल मशीन ने 12,000 मीटर की गहराई को छुआ, तभी उस गड्ढे से अचानक इंसानों की चीखें और दर्द भरी आवाजें सुनाई देने लगीं। सरकार ने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि इस 30 साल पुराने प्रोजेक्ट को यहीं बंद कर दिया जाए। फिर क्या था? हर तरफ अजीब और डरावने कयासों की बाढ़ आ गई। इस फिल्म का पहला हिस्सा एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन बाद का हिस्सा इतना रहस्यमय है कि आज तक उसकी सच्चाई को कोई साबित नहीं कर पाया। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं असली कहानी। सोवियत संघ की एक्सपर्ट सोफी को अचानक एक कॉल आता है। कूला ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में कुछ अजीब हो रहा है। कहते हैं कि गहराई से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं और 20 से ज्यादा कर्मचारी लापता हो चुके हैं। काम तुरंत रोक दिया गया है और अब सोफी से उम्मीद की जा रही है कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाए। सोफी बिना समय गंवाए सीधे कूला प्रायद्वीप के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी फ्लाइट लैंड करती है, वो माहौल में कुछ गड़बड़ महसूस करती है। हर तरफ हथियारों से लैस सैनिक तैनात हैं। एक थका हारा वैज्ञानिक लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ता है। तभी हेलीकॉप्टर में तैनात सैनिकों को कुछ अजीब लगता है और वो अलर्ट हो जाते हैं और अगले ही पल वही वैज्ञानिक अपने शरीर में बंधी ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देता है। सोफी भी धमाके की लहरों की चपेट में आ जाती है, लेकिन किस्मत से वो और बाकी लोग सिर्फ कांच के टुकड़ों से जख्मी होते हैं। पता चलता है कि वो वैज्ञानिक खदान में ही काम करता था। सोफी फौरन उसके शरीर से एक सैंपल लेती है, लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब उसका सामान्य सा मांस का टुकड़ा टेस्ट ट्यूब में डालते ही अचानक सफेद पाउडर में बदल जाता है। अब सोफी को यकीन हो जाता है कि ये हादसा किसी साधारण दुर्घटना का नतीजा नहीं है। वो बाकी बचे खदान कर्मचारियों की भी जांच करती है। उनके शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं मिलती, लेकिन हर एक के चेहरे पर एक अजीब सी दहशत साफ नजर आती है, मानो उन्होंने वहां किसी भयानक चीज का सामना किया हो। इसी डर और जिज्ञासा के बीच सोफी और बाकी जांच टीम साइट मैनेजर की अगुवाई में गहराई से सच्चाई का पता लगाने निकल पड़ती है। धीरे धीरे सभी लोग खदान की गहराई में जाने वाली लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। इस लिफ्ट को चालू करने के लिए एक चाबी और पासवर्ड दोनों की जरूरत होती है। स्टेशन मैनेजर सभी को चेतावनी देता है कि अगर पासवर्ड 3 बार गलत डाला गया तो लिफ्ट खुद ब खुद नीचे गिर जाएगी। ये एक 12,000 मीटर लंबी यात्रा है, जिसमें वो लोग जिस लिफ्ट में चढ़े हैं उसे लिफ्ट कम और धरती के केंद्र की ओर जाती मौत की गाड़ी ज्यादा कहा जा सकता है। लिफ्ट की रफ्तार हैरान कर देने वाली है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में वो धरती के 2,000 मीटर नीचे पहुंच जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगती है। स्टेशन मैनेजर घबराकर चिल्लाता है, कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से खड़ा होता है और वेंटिलेशन फैन खोल देता है, लेकिन तभी सभी लोग दम घुटने की हालत में पहुंच जाते हैं और खुद मैनेजर पहले से ही ऑक्सीजन मास्क पहन लेता है। न जाने कितना समय बीत गया। सोफी जब होश में आती है तो लिफ्ट जमीन से 5,000 मीटर नीचे के रिहायशी सेक्शन में रुकी होती है। स्टेशन मैनेजर कब का गायब हो चुका होता है और जाते जाते लिफ्ट की एक्सेस कार्ड भी अपने साथ ले गया होता है। उनके साथ मौजूद एक स्टाफ मेंबर जो ऐनक पहने हैं, वो बताता है कि अगर हमें 12,000 मीटर नीचे के वर्किंग जोन में जाना है तो हमें दूसरी लिफ्ट लेनी होगी। अब हालात ये हैं कि चाहे वो लोग आगे की जांच करना चाहें या फिर वापस लौटना चाहें, हर सूरत में उन्हें पहले मैनेजर को ढूंढकर लिफ्ट कार्ड वापस लेना ही होगा, वरना उन्हें सिर्फ सीढ़ियों से ही ऊपर जाना पड़ेगा। सैनिक तुरंत रिहायशी सेक्शन की तलाशी लेते हैं। स्टेशन मैनेजर तो नहीं मिलता, लेकिन उन्हें एक मिस्त्री और एक महिला डॉक्टर मिलते हैं। सोफी को शक होता है कि कहीं ये दोनों संक्रमित तो नहीं, इसलिए वो तुरंत उनके सैंपल लेकर टेस्ट करती है। सौभाग्य से टेस्ट के नतीजे पूरी तरह नॉर्मल आते हैं। इसके बाद सैनिक स्टेशन मैनेजर की तलाश जारी रखते हैं। सोफी भी उनके साथ जुड़ना चाहती है, लेकिन तभी चौंकाने वाली बात यह होती है कि स्टेशन मैनेजर खुद सामने आ जाता है। वो कहता है कि खदान का अंदरूनी हिस्सा बेहद खतरनाक है और सभी को जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर सबको हैरानी होती है। सोफी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और सैनिकों को बुला लेती है। मैनेजर अचानक तेजी से लिफ्ट को एक्टिवेट करता है और अकेले ही 12,000 मीटर गहरे वर्किंग जोन की ओर निकल जाता है। अब तो यह तय हो जाता है इस स्टेशन मैनेजर में कुछ गड़बड़ है। शायद वही है जिसने उन गुमशुदा वर्कर्स को फंसा दिया। टीम का प्रमुख, एक गंजा अफसर, एक सुझाव देता है कि वो खुद सैनिकों को लेकर नीचे पैदल जाएंगे ताकि स्टेशन मैनेजर को पकड़ सकें, क्योंकि जैसे जैसे जमीन के अंदर जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है, इसलिए सभी सैनिकों को हीट प्रूफ सूट पहनने होंगे। लेकिन तभी जब वो सभी पैदल रास्ते में दाखिल होने ही वाले थे, वो भारी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर से एक सफेद कपड़ों में महिला बाहर निकलती है। चश्मा पहने व्यक्ति सबको बताता है कि ये भी उसी खदान में काम करने वाली एक वर्कर है, लेकिन अब इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। शुरुआत से लेकर अब तक एक शब्द नहीं बोली है। सोफी को हैरानी होती है कि इतनी गहराई में, इतनी गर्मी के बीच ये महिला कैसे जिंदा बची रह गई। वो उसका फुल बॉडी चेकअप करने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही उसकी पीठ पर से कपड़ा हटाया जाता है, हर कोई चौंक कर अपनी आंखें फाड़ लेता है। उस महिला की पीठ पर भयानक फफोले उगे होते हैं, मगर हैरानी की बात ये कि उसे जरा भी
भी दर्द नहीं हो रहा था, जैसे कि ये फफोले उसके शरीर का ही हिस्सा हों। सोफी बहुत सावधानी से उसका एक ऊतक सैंपल लेती है और जब उसे माइक्रोस्कोप से देखती है तो पाती है कि ये कोई अनजानी फफूंदी फंगस है जो बेहद तेजी से फैलती है। मगर असली डरावनी बात तो अब सामने आती है। महिला के हाथ अपने आप मरोड़ने लगते हैं और फिर वो जैसे पागल हो गई हो उसका सिर जोर जोर से आइसोलेशन रूम के दरवाजे पर टकराने लगता है। अचानक उसका पूरा शरीर जोरदार धमाके से फट जाता है। पास ही मौजूद सोफी घबरा जाती है और एक जवान अफसर के साथ तेजी से उस कमरे की तरफ भागती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, देखती है कि पूरा कमरा फंगस से भरा हुआ है। वो महिला और डॉक्टर दोनों मर चुके हैं। सोफी उनका सैंपल लेना चाहती थी, लेकिन तभी उन लाशों से अचानक भारी मात्रा में फफूंदी के बीज निकलते हैं जो पल भर में पूरा कमरा भर देते हैं। शुक्र है सोफी ने फुर्ती से गैस मास्क पहन लिया और उसी वक्त मिस्त्री कमरे का दरवाजा खोलकर उसे बाहर खींच लेता है। मगर मिस्त्री की हालत बहुत खराब होती है। शायद वो भी फंगस से संक्रमित हो चुका है। एकमात्र राहत की बात यह थी कि सोफी के पास अब एक बेहद कीमती सैंपल था। जब उसने उसका परीक्षण किया तो पता चला कि ये फंगस ठंड से बहुत डरती है और ये इंसानी शरीर में जीशेंग यानी परजीवी की तरह रह सकती है, लेकिन अगर इसे ठंडे माहौल में डाला जाए वो तुरंत सफेद पाउडर में बदल जाती है और अपनी सारी सक्रियता खो देती है। माना जाता है कि लाखों साल पहले ये जीव दुनिया को तबाह कर सकते थे, मगर सौभाग्य से तभी पृथ्वी पर बर्फीला युग आ गया जिसकी वजह से ये फफूंदी ठंडी मिट्टी में जमकर हमेशा के लिए दब गई। संक्रमित युवा अधिकारी वहीं तय करता है कि वो कभी भी जमीन के ऊपर वापस नहीं जाएगा। अगर ये फफूंदी आज के गर्म, नमी वाले और घनी आबादी वाले समाज में पहुंच गई तो वो उसके लिए सबसे आदर्श वातावरण बन जाएगा। लेकिन गंजा अफसर कुछ और ही सोच रहा था। उसके अनुसार ये फफूंदी विज्ञान की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खोज है। अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये एक अतुलनीय जैविक हथियार बन सकती है। सोफी इस पर अब और बहस नहीं करती। वो और बाकी सैनिक हीट प्रूफ सूट पहनकर पैदल रास्ते से वापस जमीन पर लौटने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही गेट खुलता है, अंदर से एक और इंसान बाहर आता है। वो वही सैनिक था जिसे नीचे स्टेशन मैनेजर को पकड़ने भेजा गया था। अब उसकी एक बाजू गायब है, चेहरे पर डर के सिवा कुछ नहीं, जैसे उसके पीछे कोई भयानक चीज उसका पीछा कर रही हो। गंजा अफसर तुरंत चिल्लाता है, गेट बंद करो, और तभी अंदर से जोरदार टकराने की आवाजें आने लगती हैं। सबके चेहरे पर डर साफ नजर आता है और सब भागकर वापस जीवन क्षेत्र में लौट जाते हैं। अब जब रास्ता बंद हो गया है और लिफ्ट भी बेकार हो चुकी है तो अब उनकी जिंदगी और मौत के बीच कोई और विकल्प नहीं बचा। तभी लिफ्ट मिस्त्री सामने आता है और कहता है, हम बिना कार्ड के भी लिफ्ट चला सकते हैं। हालांकि उस प्रक्रिया में लिफ्ट पूरी तरह फ्री फॉल यानी नीचे गिरती रहेगी और आखिरी पल में ब्रेक मारकर अगर सही समय पर किया गया तो लिफ्ट सीधे 12,000 मीटर की गहराई पर रुक सकती है। फिर वहां से स्टेशन मैनेजर को ढूंढकर कार्ड वापस लिया जा सकता है और सब वापस जमीन पर आ सकते हैं। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा था तो सभी लोग भारी मन से लिफ्ट में दाखिल हो जाते हैं। बाकी बचे सैनिक, कुछ नागरिक और संक्रमित युवा अधिकारी पीछे रुकते हैं ताकि उस भयानक जीव को रोका जा सके। और जो नीचे लिफ्ट में जा रहे हैं वो हैं सोफी, मिस्त्री, गंजा अफसर और चश्मा पहनने वाला वैज्ञानिक। पहले से बनाए गए प्लान के मुताबिक कुछ हल्के झटकों के साथ वे सभी लोग सुरक्षित रूप से सबसे निचले स्तर पर उतर आते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है सभी लोग एक साथ ठिठक जाते हैं। सामने का दृश्य अविश्वसनीय था। जमीन पर सफेद पाउडर की मोटी परत बिछी हुई थी, संभवतः ठंड के कारण मरे हुए फफूंदों के अवशेष। वहीं पास में वो सभी 20 से ज्यादा कर्मचारी भी थे जो पहले लापता हो गए थे। अब वे सब फफूंदों से ऐसे जुड़े थे जैसे शरीर का हिस्सा हो। एक मेज पर स्टेशन मैनेजर द्वारा छोड़ी गई एक रिकॉर्डिंग थी। उसे सुनने के बाद सबको आखिरकार सारी सच्चाई समझ आती है। मैनेजर ने इन प्राचीन फफूंदों को खत्म करने के लिए पूरे कार्यक्षेत्र का तापमान 0 से नीचे कर दिया था, लेकिन फफूंदों ने भी एक रास्ता ढूंढ निकाला। उन्होंने खुद को इंसानों की मांसपेशियों में मिला लिया। इस तरह वो एक विशाल मांस के गोले में बदल गए जो अपने भीतर गर्मी बनाए रख सकता था। रिकॉर्डिंग के अंत में स्टेशन मैनेजर की आवाज टूट जाती है। वो कहता है, अब इंसानियत का अंत निश्चित है। मैं अब फफूंदों के घोंसले में जा रहा हूँ, शायद वहीं मर सकूं। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसका पास लिफ्ट कार्ड भी था। सोफी तुरंत हीट प्रूफ सूट पहनकर उसे बचाने निकलना चाहती है, लेकिन तभी गंजा अफसर रास्ता रोकता है। वो कहता है, तुम्हारी जरूरत जमीन पर ज्यादा है। इतना कहकर वो खुद सुरंग की तरफ बढ़ जाता है। 5 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन गंजा अफसर अब तक नहीं लौटा। सोफी को कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो झट से हीट प्रूफ सूट पहनती है और बाहर की ओर दौड़ जाती है। तेज गर्म हवाओं की टक्कर उसे लगभग गिरा देती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो थोड़ा आगे बढ़ती है, जहां उसे जमीन पर गिरा पड़ा गंजा अफसर दिखता है। उसके हाथ में लिफ्ट कार्ड था, लेकिन वो खुद वापस लौटने में नाकाम रहा। सोफी जैसे ही कार्ड उठाकर पलटती है, उसकी नजर सामने पड़ती है एक गहरी लाल रंग की फफूंद की दीवार पर। यह बेशक फफूंदों का घोंसला था। सोफी हिम्मत जुटाती है और किसी तरह वहां से भागकर वापस वर्क जोन में पहुंचती है। मिस्त्री तुरंत उसका जख्म चेक करने लगता है। तभी चश्मा पहनने वाला आदमी अचानक बंदूक निकालता है और मिस्त्री की जांघ में गोली मार देता है। उसने सोफी को घूरते हुए कहा, कार्ड दे दो अभी।
असल में चश्मा पहनने वाले आदमी की असली मंशा थी वैज्ञानिक दुनिया में नाम कमाना। वो फफूंदों को धरती की सतह तक ले जाकर उनका खुलासा करना चाहता था। सोफी ने उसे कई बार समझाया कि ऐसा करना मानव सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है, मगर चश्माधारी ने कुछ नहीं सुना। उसने बंदूक की नोक पर दोनों को फिर से रहने वाले जोन की तरफ चलने को मजबूर किया। उसे याद था कि वहां एक भयानक जीव भी मौजूद है, इसलिए उसने सोफी को आगे चलने को कहा। लेकिन कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। वो राक्षस पीछे से आ गया और वहीं के वहीं चश्माधारी को निगल गया। सोफी ने तेजी से रिएक्ट किया। राक्षस को चकमा देते हुए उसने घायल मिस्त्री को बचाने की कोशिश की और भागते भागते एक ठंडे कमरे तक पहुंची। वहां उसने आधी बोतल वोदका पी, फिर बर्फ जैसा ठंडा पानी अपने ऊपर उड़ेला। अब उसका शरीर अत्यधिक ठंडा हो चुका था। वो धीरे धीरे राक्षस के पास गई और चश्मा पहनने वाले की जेब से लिफ्ट कार्ड निकाल लिया। सोफी अब देर नहीं करना चाहती थी। उसने घायल मिस्त्री को संभाला और दोनों ने मिलकर लिफ्ट की ओर दौड़ लगाई। रास्ते में उसका शरीर धीरे धीरे गर्म होता गया, जिससे फफूंद को पता चल गया और असली भयानक चेहरा सामने आ गया। दोनों ने जान की बाजी लगाकर लिफ्ट के अंदर छलांग मारी और ठीक वक्त पर दरवाजा बंद कर दिया। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। लिफ्ट ऊपर जा रही थी, तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। वो आवाज थी उस युवा अफसर की जो पहले फफूंद से संक्रमित हो चुका था। अब उसके पूरे शरीर पर बेलें लिपटी हुई थीं। वो पूरी तरह फफूंद से एक हो गया था। हवा में एक तेज सड़ांध भरी गंध फैल गई थी। सोफी अब ये भी नहीं जानती थी कि क्या वो खुद संक्रमित हो चुकी है या नहीं, लेकिन एक बात वो पक्के तौर पर जानती थी, लिफ्ट को किसी भी कीमत पर धरती की सतह तक नहीं पहुंचने देना है। उसने जानबूझकर लिफ्ट का पासवर्ड गलत डाला, जिससे कि लिफ्ट की सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रक्रिया चालू हो जाए। मगर मिस्त्री ये कुर्बानी देने को तैयार नहीं था। वो चाहता था कि वो जिंदा बचे, इसलिए दोनों में जोरदार झगड़ा हो गया। सोफी की नाजुक कद काठी उस मजबूत आदमी के आगे टिक नहीं पाई और उसकी जान पर बनाई। तभी वो बेलें हरकत में आईं। एक बेल ने मिस्त्री की गर्दन छेद दी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि संक्रमित अफसर के भीतर अभी भी थोड़ा सा इंसान बाकी था। जिंदगी के आखिरी लम्हों में संक्रमित अफसर ने एक बार फिर सोफी की जान बचाई, लेकिन उसी के साथ उसका शरीर पूरी तरह फट पड़ा। हजारों फफूंद बीज त्वचा से बाहर निकलने लगे। सोफी के शरीर पर कपड़े कम थे और वो पहले ही जख्मी थी। इस बार वो संक्रमण से नहीं बच सकी। अब उसका यकीन और पक्का हो गया कि लिफ्ट को हर हाल में धरती तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। उसने लिफ्ट का आत्म विनाश प्रोग्राम फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश की, मगर कमजोरी के कारण आखिरी पासवर्ड डालते वक्त वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब लिफ्ट ऊपर पहुंची तो 2 मेडिकल स्टाफ अंदर आए। सोफी अब भी बड़बड़ा रही थी। पासवर्ड। उनकी मदद से आखिरकार उसने आखिरी कोड डाल दिया। लिफ्ट सीटी की आवाज के साथ नीचे गिरी और संक्रमित अफसर की लाश हमेशा के लिए गहराई में समा गई। अब केवल एक ही संक्रमित की आशंका थी, सोफी खुद। जैसे ही वो होश में आई, उसने सबसे पहले एक ग्रेनेड उठाया। उसका इरादा था खुद को उड़ाकर इस संक्रमण की अंतिम कड़ी को भी यहीं खत्म कर देना। फिल्म की आखिरी तस्वीर ग्रेनेड की सेफ्टी पिन खींचने की आवाज थी, जो शुरू की आत्मघाती घटना से पूरी तरह मेल खाती थी। अब यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की शुरुआत में खुद को उड़ाने वाला शायद एक वैज्ञानिक ही था, जो पहले ही फफूंद से संक्रमित हो चुका था। इस फिल्म में कई किरदार अपने प्राण त्याग कर संक्रमण को रोकने में जुटे रहे, यहाँ तक कि वो स्टेशन मैनेजर भी, जो शुरुआत में विलेन लगता था। पूरी कहानी से एक जबरन भावुकता झलकती है। क्या ये लोग कभी बातचीत करके कोई हल नहीं निकाल सकते थे? बहुत से मसले सीधे संवाद से सुलझ सकते थे, मगर यहाँ या तो कोई कुछ नहीं कहता या जो कहता है वो भी अधूरा। इन लोगों में कुछ ज्यादा ही एक्शन स्पिरिट थी। थोड़ा सा असहमत क्या हुए, सीधे गोलियों और ब्लास्ट पर उतर आते थे। पता नहीं ये स्क्रिप्ट की कमजोरी थी या फिर जंगली सोच रखने वाली कौम की खासियत। खैर, आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको ये पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके बताएं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अलविदा।